सभी को नमस्कार। आज हम आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो था। उस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में फिलिंग द ब्लैंक यानी रेगिस्तानों की पूर्ति करने वाले पर्सन इसमें डिस्कस करेंगे आज, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो आप इस तरह से। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है कि आदर्श विलियन खालिस्तान नियम की पालना करते हैं। आदर्श विलियन किसकी पालना करते हैं? राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। किसकी? राउल्ट का। तो यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम की क्या करते हैं? पालना करते हैं आदर्श विलियन। और अनादर्श क्या करते हैं? राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। तो यहाँ पालना करते हैं। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है कि सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस को उच्च दाब पर किस नियम के अनुसार भरा जाता है? तो यहाँ पर सोडा वाटर में CO2 गैस जो भरते हैं, उस CO2 गैस को किस नियम से भरते हैं? हेनरी के नियम के अनुसार भरा जाता है। किसके? हेनरी के नियम के अनुसार भरा जाता है। कौन सा? हेनरी के नियम के अनुसार भरा जाता है। ये हेनरी के नियम का एक एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग है ये। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है? ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलय घोला जा सके कहलाता है। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा को और भी अधिक हम घोल सकते हैं। तो इसके अंदर देखो असंतृप्त भी आ सकता है, असंतृप्त, और इसके अंदर संतृप्त भी लिख सकते हो आप, संतृप्त भी। क्योंकि विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के तीन प्रकार लिखते हो आप। एक लिखते हो सैचुरेटेड यानी संतृप्त विलयन, जिसमें विलय पदार्थ एक अधिकतम सीमा तक घुला रहता है, उसके बाद और अधिक नहीं घोल सकते हैं। दूसरा है असंतृप्त विलयन, जिसमें विलय पदार्थ अधिकतम सीमा से कम घुला रहता है, इसमें और भी आप मिला सकते हो। और एक होता है अति संतृप्त यानी हाइपर सैचुरेटेड, जिसमें यानी अधिकतम सीमा से भी और अधिक घोल देते हैं गर्म करके। तो संतृप्त के अंदर भी अधिकतम सीमा से और वो अधिक घोल सकते हैं, और असंतृप्त के अंदर भी अधिकतम सीमा से और अधिक घोल सकते हैं। इसके बाद देखो अगला प्रश्न। अगले में क्या है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय की कुछ मात्रा मिलाने से क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो याद रखो अणुसंख्यक गुण धर्मों में विलय पदार्थ मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। याद रखना ये। तो क्वथनांक के मान में क्या होगी? वृद्धि होती है। क्वथनांक के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो वृद्धि लिखना आपको यहाँ। इसके बाद देखो अगला प्रश्न पांचवा। किशमिश को जल में रखने पर के कारण फैल जाती है यानी फूल जाती है। किस कारण फूलती है? किशमिश को पानी में डालते हैं तो इसमें क्या होता है? पानी अंदर चला जाता है। अंदर जाने का मतलब अंतःपरासरण। कौन सा होता है? अंतःपरासरण से क्या है? फूल जाती है। तो यहाँ अंतःपरासरण, अंतःपरासरण से फूल जाती है। अंतःपरासरण। एंडोऑस्मोसिस यानी अंतःपरासरण से क्या है? फूल जाती है, ध्यान रखना है। और अगर ये आ जाए ना फूले हुए अंगूरों को जल में डालने, ये शर्करा के घोल में डालने पर पिचक जाते हैं, वो किससे होता है? बाह्य परासरण यानी एक्सोस्मोसिस यानी बाह्य परासरण से होता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न। एक द्विघटकीय मिश्रण जिसका द्रव्य व वाष्प प्रावस्था में संगठन समान हो तथा एक निश्चित ताप पर उबलता हो, ये परिभाषा किसकी है? ये है स्थिर क्वांति मिश्रण की। किसकी है? यानी एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन यानी स्थिर क्वांति मिश्रण कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्थिर क्वांति मिश्रण कहलाता है। तो इसी स्थिर क्वांति मिश्रण है ये। तो स्थिर क्वांति मिश्रण जो कि दो घटकों का मिलकर बनता है, और ये क्या है? एक ही संगठन इनका समान रहता है और एक ही ताप पे क्या है? उबलते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का मान एक ही होता है। इसको प्रभाज्य आसवन से हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न कि मांस को खराब होने से बचाने के लिए किसका छिड़काव करते हैं? किसका करते हैं हम? नमक का। किसका करते हैं? नमक का छिड़काव किया जाता है। नमक का छिड़काव क्यों करते हैं? नमक छिड़केंगे ना, इससे क्या अगर कोई वायरस या जीवाणु या जो भी छोटे जीव लगेंगे, खराब कर देते हैं मांस को, उसका क्या हो जाएगा? वो उसके नमक के संपर्क में आएगा तो उनका क्या हो जाएगा? बाह्य परासरण हो जाएगा। मतलब उसके शरीर से लिक्विड बाहर निकल जाएगा, तो वो जीव मर जाएंगे, पनपेंगे नहीं। तो यहाँ पर नमक का छिड़काव करते हैं। इसके बाद देखो अगला। जो लोग नमकीनी भोजन खाते हैं उनका शरीर फूल जाता है, इसको बोलते हैं सौंफ। याद रखना एक अलग से शब्द है ये। क्या बोलते हैं इसको? ये सौंफ कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सौंफ कहा जाता है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अगला प्रश्न। अगले में क्या है? राउल्ट के नियम की पालना करने वाले विलियन क्या कहलाते हैं? आदर्श विलियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
आदर्श विलयन। राउल्ट के नियम की पालना करने वाले कहलाएंगे आदर्श विलयन कहलाते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला कि विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाहित होना क्या कहलाता है? विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से जाए, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं परासरण, ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? परासरण या ओस्मोसिस कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या, मोलल अवनमन स्थिरांक को भी कहा जाता है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक का एक नाम और क्या इसको बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको? क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहा जाता है, क्रायोस्कोपिक, इसका इंग्लिश का नाम है ये। क्या बोलते हैं इसको? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर यहां जाए ना, क्वथनांक, मोलल क्वथनांक उन्नीन स्थिरांक को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? इब्लियोस्कोपिक। क्वथनांक उन्नीन स्थिरांक को इब्लियोस्कोपिक, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके बाद देखो अगला, मात्रकहीन राशि है और एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, और ये क्या है? मोल भिन्न। क्या होती है? मोल भिन्न जो होती है ना, इसकी कोई इकाई नहीं होती। मोल भिन्न या लिखा हुआ जाए मोल अंश, एक ही बात है। मोल अंश लिखा हुआ जाए या मोल भिन्न लिखा हुआ जाए, एक ही बात है। इनकी कोई इकाई नहीं होती है। क्या है? यूनिट लेस या मात्रकहीन राशि है, ये ध्यान रखना, मोल अंश या मोल भिन्न। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय की कुछ मात्रा मिलाने से हिमांक के मान में क्या आएगी? अब देखो मैंने कहा था विलेय पदार्थ मिलाने से क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक क्या होता है? हमेशा घटता है। तो हिमांक के मान में क्या आएगी? कमी होती है, हिमांक घटेगा। हिमांक के मान में क्या आएगी? कमी होती है, नहीं घटता है, कमी लिखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? जल में नमक डालने पर क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अभी बताया था। तो क्वथनांक बढ़ता है तो यानी बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है। क्वथनांक क्या है? अधिक हो जाता है, अधिक, अधिक ही हो जाता है। तो यहाँ क्वथनांक का मान बढ़ेगा, अवाष्पशील विलय नमक चीनी जो भी मिलाएंगे आप जल में, तो क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक का मान क्या होगा? हमेशा घटेगा। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, जल में शर्करा डालने पर हिमांक के मान में क्या आती है? कमी, कम हो जाता है, हिमांक क्या है? घट जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है? जब किसी विलयन में निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी निश्चित ताप पर एक मैक्सिमम लेवल तक विलय पदार्थ घुला हो, उस विलयन को क्या बोलते हैं? अभी मैंने कहा था क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं संतृप्त यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन बोलते हैं, संतृप्त या सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी विलय पदार्थ की अधिकतम सीमा घुली रहे, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सेचुरेटेड या संतृप्त विलयन कहा जाता है। इसके बाद देखो अगला, बेंजीन व टालुइन का मिश्रण राउल्ट के नियम की पालना करता है, अतः इसे क्या बोलते हैं? और जो विलयन राउल्ट के नियम की पालना करे उसको क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। क्या बोलते हैं इसको? आदर्श विलयन कहा जाता है। तो आदर्श विलयन कहा जाता है, ये है आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? आदर्श विलयन। जो पालना नहीं करे उसको क्या बोलेंगे? अनादर्श यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद देखो अगला, क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम का कौन सा विचलन? अब देखो अनादर्श विलयन है ये, और अनादर्श विलयन के दो प्रकार के होते हैं विचलन, धनात्मक और ऋणात्मक। ये कौन कौन सा एग्जाम्पल है? ये ऋणात्मक एग्जाम्पल है, ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये? ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ये आपको एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। नॉन आइडियल यानी अनादर्श विलयन में धनात्मक वाले कौन से, ऋणात्मक वाले कौन से, ठीक है ना? आदर्श वाले कौन से, अनादर्श वाले कौन से। एग्जाम्पल याद करना, पेपर में प्रश्न पक्का आएगा 100%। इसके बाद देखो, एथेनॉल व जल का मिश्रण राउल्ट के नियम से। अब जल और एथेनॉल आपको पता है, अगर जल में एल्कोहल घोल के आदमी पीने के बाद क्या होगा? आदमी पॉजिटिव हो जाता है, सारी बातें पॉजिटिव करता है। इसका मतलब विलयन कौन सा? वो धनात्मक। तो ये क्या है? धनात्मक विचलन दर्शाता है। क्या दर्शाएगा वो? धनात्मक विचलन दर्शाता है, पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है जल और एल्कोहल का। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, फिनोल व एनिलीन का मिश्रण का राउल्ट के नियम से कौन सा दर्शाएगा विचलन? वापस वही अनादर्श विलयन है। इसके दो प्रकार के विचलन, धनात्मक और ऋणात्मक। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी किसका है? ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल है। किसका है? ऋणात्मक विचलन का उदाहरण है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? ये चैप्टर का पहली लाइन है, चैप्टर की सॉल्यूशन वाले के। क्या बोलते हैं इसको? विलयन कहते हैं। दो
या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाएगा, विलयन कहलाता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत कम हो, तो सांद्रता को यानी क्या किस में व्यक्त करते हैं? पीछे प्रश्न आया था ऑब्जेक्टिव वाले में। तो अगर विलय पदार्थ बहुत ही कम घुला हो ना, उस अवस्था में सांद्रता को इसको डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं? पीपीएम का। किसका? पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम का उपयोग करते हैं। या पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन का यूज भी कर सकते थे। यहाँ पीपीएम या पीपीबी जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ आप पीपीएम लिखना, क्योंकि अपने सिलेबस में अधिकतर पीपीएम है, ये पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद देखो अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। अब ये परिभाषा है किसकी है? अगर किसी मोल भी निकालनी हो ना अवयव की, तो उस अवयव के मोल अपॉन टोटल मिश्रण के मोल, ये एक परिभाषा, ये अनुपात है। किसका? ये मोल भिन्न या मोल अंश। क्या कहलाता है? ये मोल भिन्न कहलाता है। मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। ये मोल भिन्न की क्या है? परिभाषा है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। अब 1 लीटर में घुला हुआ विलय पदार्थ अगर 1 मोल है, अगर 1 मोल पदार्थ 1 लीटर में घुला, उसको क्या बोलते हैं? मोलरता। क्या कहलाते हैं? ये मोलरता की परिभाषा है। किसकी है? मोलरता। कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का। और अगर यहां था ना 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, तब आता मोललता। विलायक आता और किलोग्राम या ग्राम में आता, तब आता मोललता। और अगर विलियन आए लीटर में, तब इसको लिखते मोलरता में। इसके बाद देखो अगला, आगे देखो ये 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक आ गया, उस अवस्था में क्या आएगा? फिर यहाँ आएगा मोललता, मोलिलिटी, जिसको छोटे एम से लिखते हैं, मोललता। मोललता कहलाती है, मोललता कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले में क्या है कि ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलय पदार्थ नहीं घोला जा सके, क्या कहलाएगा? वो संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा? वो संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त। संतृप्त विलयन में अधिकतम सीमा तक क्या विलय पदार्थ घुला रहता है, और अधिक नहीं मिला सकते। फिर वो अलग कंडीशन है कि गर्म करके और मिला दें, अति संतृप्त यानी हाइपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दें, वो अलग चीज है। लेकिन अधिकतम सामान्य अवस्था में अधिकतम सीमा तक घुला रहे, उससे और अधिक घोलना संभव नहीं हो, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, संतृप्त विलयन। इसके बाद देखो अपना अगला कि ऊष्माक्षेपी विलयनों में विलय की विलयता ताप बढ़ाने पर। अब देखो ऊष्माक्षेपी हो ना, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो उस विलयन को उसमें क्या आवश्यकता नहीं है। तब क्या अगर इसका ताप और बढ़ाओगे ना, आप क्या कर रहे हो? वो तो उष्मा बाहर निकाल रहे हो, आप उसको उष्मा दे रहे हो, तो उसके विपरीत काम कर रहे हो। तब विलयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो क्या होगी? बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी विलयनों में विलय की विलयता ताप बढ़ाने पर क्या होगी? घट जाती है, या घटती है, या कम होती है, घटती है। विलय की विलयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी अगर ऊष्माक्षेपी है। और अगर यहाँ होता ना उष्मा शोष्य विलयनों के लिए, तब ताप बढ़ाने पर क्या होती? बढ़ती। तब ताप बढ़ाने पर बढ़ती। इसके बाद देखो अगला, गैसों की द्रव में विलयता दाब बढ़ाने पर। अब गैस है पानी, उसके अंदर आप गैस घोल रहे हो, ऊपर से दाब लगाओगे तो गैस क्या है? और अधिक घुलेगी। इसलिए हेनरी का नियम यही तो है कि निश्चित ताप पर किसी विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा m, उस पर लगाए गए दाब p के क्या होती है? समानुपाती। तो यानी दाब बढ़ाओगे तो विलयता क्या होती है? बढ़ती है। तो क्या होती है? बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। तो गैसों की द्रव में विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है या बढ़ेगी। इसके बाद देखो अगला, वाष्पशील द्रवों के विलयनों में किसी अवयव का आंशिक दाब उसके। अब वाष्पशील द्रव है, उनका विलयन, उनका अवयव का आंशिक दाब जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? उसके मोल भिन्न पर। किस पर? मोल भिन्न के। तो यहाँ मोल भिन्न या मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ आएगा मोल भिन्न या मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर खालिस्तान के अणु आर पार जा सकते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली किसको आर पार जाने देगी? केवल विलायक के अणुओं को। विलय इसके आर पार जा नहीं सकता, केवल सोलवेंट यानी विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? विलायक। क्या आएगा? विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं इसके द्वारा। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, किसी अम्ल के लिए नार्मलता बराबर मोलरता गुणा
खालिस्तान होता है। अब यहाँ नॉर्मलता और मोलरता ना, इन दोनों में रिलेशन है, अम्ल के लिए अलग, क्षार के लिए। अब अम्ल के लिए पूछा है, अम्ल में क्या होता है, मोलरता गुणा H प्लस आयन की संख्या, H प्लस आयन की संख्या। अगर अम्ल है तो यहाँ H प्लस आयन आएगा, और अगर क्षार होता ना, तो अगर यहाँ लिख दे क्षार के लिए नॉर्मलता, तब क्या होता, यहाँ आता OH माइनस आयन की संख्या क्षार के लिए। अम्ल के लिए क्या आएगा, H प्लस आयन की संख्या आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगले में क्या है, एक आयतन H2O2 द्वारा दी गई O2 का एनटीपी पर आयतन H2O2 विलयन की क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं आयतनी सांद्रता। क्या बोलते हैं इसको, आयतनी सांद्रता बोलते हैं। ये पॉइंट याद कर लेना आप, इसको आयतनी सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयतनी सांद्रता कहा जाता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, कि किसी गैस की विलेयता खालिस्तान एक प्रक्रिया है, अतः ताप बढ़ाने पर विलेयता खालिस्तान होती है। तो किसी गैस की विलेयता, अगर गैस घुलेगी ना किसी विलायक में, तो हमेशा ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, ऊष्मा निकलती है। इसलिए अगर आप गैस घोड़ोगे और ताप बढ़ाओगे, तो ताप बढ़ाने पर उस विलयन में से गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, बाहर निकल जाएगी, विलेयता घट जाएगी। इसलिए अगर ध्यान रखो, किसी द्रव में गैस घुलेगी तो ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, ऊष्मा निकलती है, और फिर अगर आप ताप बढ़ाओगे ना तो उसकी विलेयता घट जाएगी, इसलिए गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ, किसी गैस की विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्या है, ऊष्माक्षेपी, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तथा ताप बढ़ाने पे विलेयता क्या होगी है, घटती है, विलेयता घटती है। तो याद रखो, ये याद कर लो कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता हमेशा कम होती है, घटती है। और ये फिर क्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी क्रिया, ध्यान रखना है। फिर देखो, वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, आदर्श, आदर्श पालन करेंगे। आदर्श स्टूडेंट सभी नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही विलयन भी आदर्श, जो राउल्ट के नियम का पालन करे आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो पालन नहीं करे वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। उसके बाद देखो अगला, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के लिए डेल्टा H मिश्रण का मान शून्य से क्या होगा, अधिक, पॉजिटिव होता है, क्योंकि धनात्मक लिखा है ना, तो धनात्मक में मान हमेशा डेल्टा H का क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जीरो से क्या आएगा, ज्यादा, तो शून्य से क्या आएगा, अधिक होता है, तो यहाँ अधिक लिखना है। तो डेल्टा H का मान शून्य से ज्यादा, डेल्टा V का मान भी शून्य से क्या आएगा, ज्यादा, तो प्लस में आएंगे मान, ध्यान रखना ये। इसके बाद, और अगर यहाँ तो ऋणात्मक विचलन के लिए तब क्या आता है, ऋणात्मक, शून्य से क्या होता है, कम होता, ऋणात्मक होता, शून्य से कम। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, कि विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं। अब देखो ये किसकी परिभाषा है, ये अणुसंख्यक गुण धर्म की परिभाषा है। और ये लिखते हो आप, विलयन के वे गुण जो विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसके रासायनिक संगठन पे, उस गुण को बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। इसका मतलब किसकी परिभाषा है ये, अणुसंख्यक गुणधर्म, तो यह निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक के गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद देखो अगला, कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय की कुछ मात्रा मिलाने पर क्वथनांक में क्या होगी, अधिक वृद्धि होती है। ये पीछे भी आ गया, क्वथनांक क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, और हिमांक का मान हमेशा क्या होगा, घटेगा। फिर देखो अगला, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ की कुछ मात्रा मिलाने पर हिमांक में क्या होगी, कमी, हिमांक क्या होता है, हमेशा घटता है। ये पीछे भी आ गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कौन गुजरता है, विलायक के अणु गुजर जाते हैं। कौन गुजरेगा, विलायक के अणु, विलायक के अणु गुजर सकते हैं, परंतु विलय के अणु नहीं गुजर सकते। किसके, विलय, तो विलय के अणु नहीं गुजर सकते हैं, तो विलायक के गुजर सकते हैं और विलय के नहीं गुजर सकते हैं। किस में से, अर्धपारगम्य झिल्ली में से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, और अगले में क्या है, पेयजल के शुद्धिकरण के लिए, टीडीएस कम करने के लिए किस विधि को काम में लेते हैं, समुद्री जल का शुद्धिकरण करते हैं, पीछे बताया था मैंने। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद ही कर लेना, ये प्रतिपरासरण, क्या बोलते हैं, प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण, परासरण की उल्टी क्रिया होती है, ये प्रतिलोम परासरण विधि कहलाती है, ये प्रतिलोम परासरण कहलाता है।
और ये इसको याद कर लो, शॉर्ट नोट आएगा इस पे, प्रतिलोम परासरण क्या है। तो इस प्रकार से आज अपने ये 40 जो है ना मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक वाले करवाए हैं, ये थोड़े से ढंग से आप करो, हो सकता है एग्जाम में इन्हीं में से कोई फिलिंग द ब्लैंक आ जाए। किस में से? इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से। तो हमने एमसीक्यू वाले किए हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सन भी किए हैं पीछे वाले वीडियो में, और आज हमने किए इसमें फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन। ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ें, इनको ढंग से याद करें, और एग्जाम में हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न आपको मिल जाए। धन्यवाद।